नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास का दूसरा दिन आज। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी गौशाला में गौ की सेवा भी करेंगे। वृद्धाश्रम भवन के सभागार में जनता दरबार लगाएंगे। जनता की फरियादों को भी सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो 2 दिवसीय ये दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गोरखपुर पहुंचे थे और इसी के साथ जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं समीक्षा बैठकें करते हैं, जनता दरबार जरूर लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के अनुरूप आज भी उनके दर्शन पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। जनता की फरियाद से सीधा रूबरू होंगे और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। तो वृद्धाश्रम भवन के सभागार में ये जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर प्रवास का आज दूसरा दिन है और आज गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जनता दरबार के माध्यम से सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की फरियाद से रूबरू होते हैं और इसका इंतजार कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को भी रहता है कि वो अपनी परेशानियों को अपने मुखिया तक पहुंचा सके। देखिए, जब वो सांसद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो भी जनता की समस्याओं से रूबरू होते थे और जनता की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से वो बातचीत किया करते थे। यही देन है कि जनता हमेशा उनसे उम्मीद लगाए रहती है और उन जब जब आते हैं तब तब उनसे मुलाकात जनता करती है। उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में किसी तरह से रोक टोक नहीं होती है और खास तौर से जनता अपनी समस्या लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कहती है। और वैसे भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुनते हैं तो संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। आज भी 2 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर में है और गोरखपुर में आज सुबह 7 बजे वो अपने आवास से निकले हैं और गौशाला गए हैं। गौशाला के बाद मंदिर भ्रमण पर हैं और मंदिर भ्रमण के बाद बस अब चंद समय बाद ही वह जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। खास तौर से पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखेगी और मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे कि इन मामलों को मौके पर जाकर के निस्तारण करने का काम किया जाए, ताकि जनता उतने दूर दराज से आने का काम हमारे पास ना करे और जनता को किसी तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार की प्राथमिकता रहती है, सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से अब खबर, यूफ्लेक्स में आईटी की छापेमारी का 7वें दिन खत्म हुई है। आईटी ने अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर रेड डाली है। 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले अशोक चतुर्वेदी। कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों के कैश की गड़बड़ी स्वीकारी है। पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर हैं। तो 7 दिन तक ये रेड चली है, जहां घर से बाहर नहीं निकले। इस दौरान अशोक चतुर्वेदी, कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी स्वीकारी है। तो पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने गड़बड़ी की बात स्वीकार ली है। पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर हैं अब, और इसी के चलते रेड की गई। आईटी की ये बड़ी रेड थी, जहां 7वें दिन ये रेड खत्म हुई है। यूफ्लेक्स में आईटी की छापेमारी 7वें दिन अब खत्म हो गई है। आईटी ने अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर रेड डाली, जिस दौरान तमाम दस्तावेज भी खंगाले गए। पूछताछ भी हुई। 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले अशोक चतुर्वेदी और कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी को स्वीकार लिया है। तो पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने गड़बड़ी की बात को स्वीकारा है। पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर हैं अब। तो बड़ा ये पूरा मामला है, जहां 7वें दिन देखिए छापेमारी खत्म हुई है।
अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए 7वें दिन ये रेड खत्म हुई है और किस तरीके से बात को स्वीकारा गया है कि हेराफेरी हुई है, गड़बड़ी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी ताजा अपडेट आ रही है उसमें यूफ्लेक्स पे जो इनकम टैक्स की छापेमारी थी लगातार देखिए जारी रही, 7 दिन तक ये जारी रही। उसके बाद देखिए आईटी की ऐतिहासिक रेड ये मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 7 दिन बाद ही खत्म हुई है। 7 दिन लगातार आईटी विभाग का छापा पड़ा। वहीं आयकर विभाग ने अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर लगभग छापेमारी की, जिसमें अलग अलग राज्यों में, चाहे हम कश्मीर से लेकर अगर तमिलनाडु तक की बात करें तो वहां भी छापेमारी की गई। वही सूत्रों के अनुसार 7 दिन तक रसूखदार अशोक चतुर्वेदी घर से नहीं निकल पाए। देखिए अशोक चतुर्वेदी और कंपनी के अधिकारियों ने हजारों करोड़ की कैश की गड़बड़ी की बात भी देखिए अपने आप स्वीकार कर ली है। वही आईटी की नोएडा इन्वेस्टिगेशन टीम के नेतृत्व में लगभग 2000 आईटी के अधिकारियों कर्मचारियों ने देश भर में रेड की है। साथ ही आईटी की टीम के साथ सीआरएफ की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी गई, ताकि देखिए किसी भी तरीके की कोई बात ना हो। वही अशोक चतुर्वेदी की कच्ची डायरी में नेताओं, सितारों, अफसरों, पान मसाला के बड़े मालिकों के साथ साथ बड़े बड़े बिल्डरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो सभी आईटी की रडार पे हैं। अब देखना होगा कि जो देर में सामने आया है, बड़ी मछलियां जो जाल में फंसती हुई नजर आ रही है, क्या उनके ठिकानों पर भी आईटी विभाग की छापेमारी लगेगी? क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है उसमें ये साफ है कि सभी उनकी रडार पर है और अब उनके यहाँ भी छापेमारी की जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब जो शिकंजे में हैं उन पर किस तरीके से नकेल कसने का काम आईटी करता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, सिलेंडर फटने से घर में आग लगी है। आग ने कई झोपड़ियों को चपेटे में ले लिया है। आग से एक व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कानपुर के चकेरी थाना के गंगागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आग से एक व्यक्ति बुरी तरीके से झुलसा है, लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन इस दौरान कई झोपड़ियां जो हैं उसकी चपेट में आ गई हैं आग की। कानपुर के चकेरी थाना के गंगागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो किस कदर भीषण आग लगी, तस्वीरों में ये भी दिखा रहे हैं साथ साथ आपको, जहां सिलेंडर फटा है, इस वजह से घर में आग लगी। लेकिन वो आग इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि कई झोपड़ियों को अपने चुंगल में उसने ले लिया, जहां आग से एक व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गया, तो वहीं लाखों का नुकसान भी हुआ है सागजनी में। तो कानपुर से खबर है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। तो आग से एक व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। बुरी तरीके से ये आग फैली है, जहां आग ने विकराल रूप ले लिया। बढ़ते हैं आगे, अब खबर बुलंदशहर से। अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में आग लगी है। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना के काफी देर बाद पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ी। सिकंदराबाद के सिरोधन रोड के पास टेंट गोदाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। सूचना के काफी देर बाद पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ी। सिकंदराबाद के सिरोधन रोड के पास टेंट गोदाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से खबर, अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में आग लगी है। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान इसकी वजह से जलकर राख हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। तो सूचना के काफी देर बाद पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ी, जहां सिकंदराबाद के सिरोधन रोड के पास टेंट गोदाम का ये पूरा मामला है। गोंडा से अब खबर, युवक का असलहे के साथ फोटो वायरल हो रहा है। AK-47 के साथ फुरकान अली का फोटो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फुरकान ने फोटो लगाई। दुबई से सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रही है।
फुरकान अली के 4 भाई गोंडा में रहते हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जांच में जुटी हुई है। नगर क्षेत्र के इंदिरापुर का रहने वाला फुरकान बताया जा रहा है। तो दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल की है फोटो। फुरकान अली के 4 भाई गोंडा में रहते हैं और अब इसको लेकर टीम सक्रिय हो गई है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जांच में जुटी हुई है। नगर क्षेत्र के इंदिरापुर का रहने वाला फुरकान बताया जा रहा है। तो असलहे के साथ ये फोटो वायरल हो रहा है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दुबई में बैठा ये शख्स किस तरीके से AK-47 के साथ इसकी फोटो वायरल हो रही है, इसका क्या करेक्शन मेरठ से निकलकर सामने आ रहा है? गोंडा से, माफ कीजिएगा जी। तरीके से नगर क्षेत्र के इंदिरापुर का रहने वाला ये फुरकान है और ये जो है इस समय वीडियो में प्रतिबंधित असलहे के साथ फोटो जो है वायरल हुई है। AK-47 के साथ फुरकान फोटो सोशल मीडिया पे लगाई थी और जिस तरीके से ये फोटो वायरल हुई है, इसके बाद जो है नगर क्षेत्र के इंदिरापुर में इसका घर पड़ता है और SP ने इस पूरे मामले की गृह जांच के है और कोर्ट की अधिता से इसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया कादिर आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ देहात क्षेत्र के अंदर विशेष चेकिंग अभियान में मेरठ पुलिस ने लगभग 100 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं। साथ ही लगभग 50 वाहनों को सीज भी किया गया है। वहीं जिन वाहनों पर ब्लैक फिल्म या जाति सूचक शब्द और पुलिस की लाइट लगी हुई थी, उन सभी वाहनों का विशेष तौर पर सीज और चालान किया गया है। बता दें कि मेरठ के देहात क्षेत्र के अंदर लगातार 1 सप्ताह से विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें पुलिस संदिग्ध वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी होने पर पुलिस चालान कर रही है। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं देहात क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए SP देहात अनिरुद्ध कुमार ने बताया है कि ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बंटी के संयोजन में भीखी गोसरपुर गांव में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि मैं आपके बीच विकसित और खुशहाल सुल्तानपुर के लिए समर्थन मांगने आई हूं। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करते हुए अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा और कहा कि पिछले 4 सालों में मैंने आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को निस्तारित करने का काम किया है। फिर भी हमसे कोई कमी रह गई हो या तो आप निसंकोच हमें बताएं, मैं कमी को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगी। सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके समर्थकों को MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पर बलवा और गाली गलौज करने के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। बता दें कि अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि एक ही आयोजन के दौरान 2 लोगों ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। 28 अगस्त 2019 की कथित घटना धनपतगंज ब्लॉक परिसर की बताई गई थी। एक आयोजन के दौरान मखदूमपुर निवासी उत्तम सिंह और अतरसुमा निवासी हरकेश सिंह ने कुरेभार थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक सोनू, उनके समर्थक अंशु सिंह, पप्पू सिंह, संजीव दुबे, सुनील कुमार सिंह, अतुल सिंह और रामनयन गोसाई पर चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में पेश साक्ष्य से आरोप साबित नहीं हो सका, जिस कारण कोर्ट ने आरोपियों को दोनों मुकदमों से बरी कर दिया। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मूड में हैं। उन्होंने थाना सेक्टर 142 का औचक निरीक्षण किया और थाने में रखरखाव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो थाने में रखरखाव का जायजा लिया गया है, औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जो खामियां मिली उसको लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लक्ष्मी सिंह पूरे एक्शन मोड में नजर आई, कमिश्नर हैं वो, और ऐसे में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के माध्यम से थाना सेक्टर 142
में जो खामियां पाई गई उनको लेकर पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली से अब खबर, प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री की अहम बैठक है आज। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों मुलाकात कर सकते हैं। संगठन के विस्तार पर लोगों के नाम पर चर्चा करेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रह सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री की अहम बैठक आज, जहां दोनों दिल्ली में मौजूद हैं और संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है इस दौरान, और इसी के साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रह सकते हैं। तो संगठन के विस्तार और लोगों के नाम पर चर्चा करने के लिए आज ये बड़ी बैठक, जिस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। खासतौर से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे क्योंकि दिल्ली में ही है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की भी संभावना है और इस बैठक के जरिए संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी, लोगों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव नजदीक है, लोकसभा का भी और विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच बड़ी तैयारी की जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, आज जो बड़ी बैठक हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और यही कारण है कि आज एक अहम बैठक हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे जिस तरीके से ये नहीं बताया गया कि आज बैठक है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल भी दिल्ली में थे, आज भी दिल्ली में है। इसके अलावा धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दोनों की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा संगठन के विस्तार को लेकर पर लोगों के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही संगठन के जो महामंत्री है बीएल संतोष, वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कराई जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तैयारी और रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और यही कारण है कि आज दिल्ली में जो है वो एक अहम बैठक हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए इस दौरान संभावना है कि संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस दौरान पीयूष? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कई अहम बदलाव भी कर सकती है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी सूची जारी नहीं करती है, तब तक बड़ा मुश्किल होता है कहना कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है या नहीं करने जा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कयास लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते संगठन के लोगों का नाम जो है वो घोषित हो सकता है। तो निश्चित रूप से आज काफी महत्वपूर्ण एक बैठक कहीं ना कहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हो सकती है और कई अहम विषयों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ज्यादातर सीटें जो है लोकसभा की उत्तर प्रदेश की आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और काफी महत्वपूर्ण राज्य है। लोकसभा की दृष्टि से जो कहा जाता है कि दिल्ली का हिस्सा उत्तर प्रदेश में उतर जाता है, तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण एक बैठक हो सकती है आज दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए कई लोगों के नाम पर भी चर्चा की संभावना है पीयूष। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को भी जगह देती है और ऐसे में क्या ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है इस बैठक के जरिए, उस पर भी रणनीति बन सकती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब भी बैठक होती है या जब भी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक साझा रणनीति बनाई जाती है और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं या संगठन के वरिष्ठ लोगों से, पदाधिकारियों से राय मशवरा लिया जाता है कि अगर क्या बदलाव करना है तो कहाँ पे बदलाव करना है, कि अगर देना है तो किनको मौका देना ठीक रहेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और भी बेहतर हो सके और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और भी पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ सके। और यही कारण है कि कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी भी रही है कि जब एक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम
वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लग जाते हैं और यही कारण है कि आमतौर पे लगातार जो बैठकें हैं वो भी कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और चूंकि कल भी वो दिल्ली में थे कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो संभवतः वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से या संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इन बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लेकिन पीयूष देखिए साथ ही साथ क्योंकि विधानसभा चुनावों की भी अलग अलग राज्यों में तैयारी चल रही है और इसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं फोकस रखती है, तो इसको लेकर भी जिक्र रहेगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए किसी भी राज्य में चुनाव होता है आमतौर पर उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्रियों को जिम्मेवारी दी जाती है, कई मंत्रियों को वहां पे भेजा जाता है प्रचार प्रसार के लिए या कई जो पदाधिकारी उनको भी भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करती है कि दूसरा राज्य है तो कोई उत्तर प्रदेश का या दूसरे अन्य राज्य का पदाधिकारी वहां प्रचार करने नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से जाता है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में इस साल जहां जहां विधानसभा का चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी की जीत किस तरीके से सुनिश्चित कराई जा सके और इसकी जो बानगी है वो देखने को मिली जब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम राष्ट्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो इसमें रणनीति बनी थी। लेकिन अगर हम बात करें तो यूपी को लेकर खासतौर पे ये अगर बैठक ये होती है तो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, क्योंकि दो बड़े नेता जब आपस में मुलाकात करते हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकात का नाम तो दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी जरूर होती है और रणनीति जरूर बनाई जाएगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और बेहतर मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।